हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द संकल्प बैच 2024। तो आप जितने भी बच्चे 2024 में आपका बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ख़ास तौर पर ये कोर्स हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं, संकल्प 2024 बोर्ड्स बैच। तो आज पहला ही सेशन है हमारा, ओके, और द फर्स्ट सेशन ऑफ 30 सितंबर 2023 को हमारा पहला ही सेशन है, जहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर जो है क्लास 12 फिजिक्स का, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी हमें पता है कि करंट होता क्या है, इट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज। ये हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा भी होगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, उसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से वर्क करता है। इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होता है, रेजिस्टर्स में मतलब वहाँ पे रेजिस्टेंस हाई होता है, उसके बाद में कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो कर जाता है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पर देखी है। और हम लोगों ने इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस भी हम लोगों ने इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए होंगे। टोटल रेजिस्टेंस, जैसे अगर कोई रेजिस्टर्स सीरीज कनेक्शन में है या फिर कोई रेजिस्टर्स पैरेलल कनेक्टेड है, अगर ये केस है तो इनको इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड करना है, ये हम लोगों ने क्लास 11 में देखा होगा, ओके। बट हर बार जैसे ये डायग्राम अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है तो यहाँ पर रजिस्टर्स तो कनेक्टेड है, बट ये कोई पर्टिकुलर सीरीज़ या पैरेलल कनेक्शन में हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते। अब ये नेटवर्क होता क्या है पहले तो हम लोग वो देखेंगे, उसके बाद में उस नेटवर्क के कंपोनेंट्स क्या क्या है, मतलब वहाँ पर कौन से टर्म्स आने वाली हैं, ये हम लोग देखेंगे वहाँ पर, ठीक है। ये हमें पता चल जाएगा। ये दोनों चीज़ें हमको अच्छे से समझ में आ गई। आफ्टर दैट हम लोग आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं आपका किरचॉफ करंट लॉ और आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सो इस तरह से आज का ये लेक्चर हम लोग, जो हमारा पहला ही लेक्चर है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे अभी यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में आपको यहाँ पर रजिस्टर दिख रहा है, यहाँ पे भी रजिस्टर दिख रहा है, यहाँ पे भी एक रजिस्टर है, उसके बाद में दिस मतलब टोटल 5 रजिस्टर्स आपको दिख रहे हैं वहाँ पर। उसके बाद में आपको 2 यहाँ पर बैटरीज कनेक्टेड दिख रही है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पर भी बैटरी दिख रही है जिसका एप्सिलॉन 1 उसका EMF है, एप्सिलॉन 0 या फिर एप्सिलॉन 1 उसका EMF है। ये भी बैटरी है जिसका एप्सिलॉन 2 EMF है। तो ये जो कंप्लीट एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट या फिर आपका इलेक्ट्रिक नेटवर्क। अब इस नेटवर्क को हमें सॉल्व करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए या फिर उस नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ लॉज होते हैं। जैसे अगर कोई रेजिस्टर्स हम लोग अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में रखते थे तो वहाँ पर ओम्स लॉ हमारे पास था। सिंपल हम लोग उसको एडिशन करते थे, लाइक R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर वही पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर फाइंड आउट करना है तो पैरेलल कनेक्शन अगर होते थे तो वहाँ पर हम लोग फॉर्मुलेशन यूज़ करते थे, लाइक 1/R इफेक्टिव रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये सीरीज़ और पैरेलल हम लोग वहाँ पर फॉर्मुलेशन डायरेक्टली यूज़ कर सकते थे। बट यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर ये प्रॉपरली सीरीज़ या पैरेलल हम लोग डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम लोग इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे नेटवर्क को कुछ कंपोनेंट्स या फिर कुछ टर्म्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि अगर आप पॉइंट बी देखोगे यहाँ पर, इफ़ यू लुक एट दिस पॉइंट बी, तो पॉइंट बी के ऊपर आप देखोगे तो ये डायरेक्शन से भी एक सर्किट फ्लो हो रहा है, ये डायरेक्शन में वो फ्लो कर रहा है या फिर इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, उसके बाद में ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आ रहा है। मतलब पॉइंट भी ऐसा है जहाँ पर 3 अलग अलग डायरेक्शन से करंट आ रहा है और या फिर करंट वहाँ से बाहर जा रहा है, मतलब 3 डायरेक्शंस है। सो दिस पॉइंट बी इज कॉल्ड ए जंक्शन पॉइंट। उसको हम लोग क्या कहते हैं, जंक्शन पॉइंट। तो पहला टर्म है हमारा इलेक्ट्रिक नेटवर्क्स में जंक्शन पॉइंट। अब यहाँ पर ये दिए हुए सर्किट डायग्राम में जो आपके बोर्ड बुक में भी है, तो यहाँ पर जंक्शन पॉइंट है पॉइंट बी और उसके बाद में यहाँ पर है जंक्शन पॉइंट एफ। सो जंक्शन पॉइंट कौन से दिखते हैं यहाँ पर इस नेटवर्क में, बी, और दूसरा पॉइंट कौन सा है, एफ। दीज आर द जंक्शन पॉइंट्स इन दिस डायग्राम। तो जंक्शन पॉइंट होता क्या है, फिर से हम लोग एक बार देखते हैं। तो जंक्शन पॉइंट क्या है,
कि अगर कोई नेटवर्क है, वहाँ पर एक हम लोग एक छोटा सा एक फॉर एग्जांपल यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। दिस इज़ द रेजिस्टेंस, यहाँ पे आता है। उसके बाद में एक और इस डायरेक्शन से भी आ रहा है, ये इस डायरेक्शन में नीचे जाएगा सपोज, और तो ये जो पॉइंट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, जो जहाँ पर दो नेटवर्क बाहर से आ रहे हैं और यहाँ पर दो सपोज ये आ रहे हैं, और ये जो आउटगोइंग नेटवर्क्स हैं, मतलब यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ पे करंट बाहर जा रहा है, तो यहाँ पर 4 अलग अलग ब्रांचेस दिख रही है। इन दिस केस दिस इज़ द जंक्शन पॉइंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन पॉइंट, ध्यान में रखना, ठीक है। जंक्शन पॉइंट सिंपल है, किसी भी कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेस एक पॉइंट के ऊपर ज्वाइन हो रही है, दैट इज़ द जंक्शन पॉइंट। अभी हम लोग देखते हैं लूप क्या होता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने देखा है कि 2 जंक्शन पॉइंट दिखते हैं यहाँ पर, कौन से, तो पॉइंट बी और पॉइंट आपका ये नीचे वाला एफ। दीज आर द 2 जंक्शन पॉइंट्स, यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा मतलब 3 साइड एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना रेलवे स्टेशन, अगर जंक्शन क्यों बोला जाता है, बिकॉज वहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट लाइन से एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, दैट इज़ द जंक्शन पॉइंट। इसलिए हर एक स्टेशन को जंक्शन पॉइंट नहीं बोला जाता है। ऐसे ही स्टेशन है जहाँ पर 2 या 2 से 2 अलग अलग डायरेक्शन से ट्रेन क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, इन दैट केस इट इज़ ए जंक्शन पॉइंट। तो फिर लूप क्या है वो देखते हैं। अब अगर आप देखोगे तो ये सर्किट में कुछ हमें पाथ दिखाई देता है। अगर मैं बोलूँ तो ए के बाद में मैं लिख सकता हूँ बी के बाद मैं कंसिडर करता हूँ एफ के बाद मैं कंसिडर करता हूँ जी, और जी के बाद कंसिडर करता हूँ ए। ये कोई एक पाथ आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप देखोगे प्रॉपरली, इसको ट्रेस करोगे ये पाथ को उस नेटवर्क में ही, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये पॉइंट ए, उसके बाद में है पॉइंट बी, उसके बाद में है पॉइंट एफ, और उसके बाद में है पॉइंट आपका ये जी, एंड फाइनली ये कहाँ पर चला गया, पॉइंट ए। मतलब ये जो यहाँ पर लूप दिखाई दे रहा है इस डायरेक्शन में, ये लूप का डायरेक्शन बन गया। मतलब लूप क्या होता है, लूप इज़ द क्लोज्ड पाथ। लूप क्या होता है कि क्लोज्ड पाथ होता है दिए हुए नेटवर्क को। अब क्लोज पाथ का मीनिंग क्या, कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट तो कर दिया लूप को ट्रेस करना, लाइक उसका डायरेक्शन ए से बी चला गया, बी से हम लोग एफ पर आ गए, एफ से जी पर आ गए, और जी से वापस जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आ गए। दैट इज़ क्रिएटिंग ए क्लोज लूप। अब क्लोज पाथ क्रिएट कर रहा है, दैट इज़ नथिंग बट ए लूप। अब यहाँ पर देखोगे तो लूप के डायरेक्शन डिफरेंट हो सकते हैं। मैंने ए बी एफ जी ए कंसिडर किया है, आप उसको उसका उल्टा भी लेके आ सकते हो। लाइक अगर आप करोगे ए के बाद जी यूज़ करोगे, जी के बाद एफ आएगा, एफ के बाद आपका बी आएगा, बी के बाद फिर से ए। मतलब ये वाले केस में ये जो लूप हो गया ये इसके उल्टे डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। पहला डायरेक्शन आपका लूप का इस तरह से था, तो ये जो लूप बन गया है आपका, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो लूप का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग हो सकता है। तो उसके भी कुछ साइन कन्वेंशंस होते हैं जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तो लूप इज़ नथिंग बट द क्लोज पाथ अलॉन्ग दैट नेटवर्क। और नेटवर्क क्या होता है, जहाँ पर मल्टीपल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, जैसा यहाँ पर एक नेटवर्क हमें दिखाई दे रहा है। तो जंक्शन पॉइंट आपको समझ में आया, उसके बाद में लूप आपको समझ में आया, और तीसरा जो यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है जो होता है ब्रांच। अब ब्रांच भी इसी डायग्राम से हम लोग कवर करेंगे। तो ब्रांच क्या होता है, किसी भी 2 जंक्शन पॉइंट के बीच में जो नेटवर्क क्रिएट होगा, जो एक पर्टिकुलर दिखोगी, जैसे कि यहाँ पर है आपका पॉइंट बी जंक्शन पॉइंट और दूसरा है पॉइंट एफ। तो पॉइंट बी और एफ के बीच में जो यहाँ पर नेटवर्क दिखाई दे रहा है, दैट नेटवर्क इज कॉल्ड एज द ब्रांच नेटवर्क। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ द ब्रांच। जैसे यहाँ पर एक रजिस्टर लगा दिया है R3, इसके जगह पे आप कैपेसिटर लगा सकते हो, गैल्वेनोमीटर लगा सकते हो, कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट यहाँ पे हो सकता है। दैट इज़ व्हाट द ब्रांच। ब्रांच कब कहा जाएगा, किसी 2 पॉइंट के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लगा दिया है, बट वो पॉइंट कौन से होंगे, पॉइंट विल बी द जंक्शन पॉइंट। किसी भी 2 जंक्शन पॉइंट के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आप लगा दोगे, दैट विल क्रिएट अ ब्रांच। तो हमारे पास 3 कंसेप्ट आ गए। पहला कौन सा था हमारा, तो था जंक्शन पॉइंट, इसको समझना ज़रूरी होता है किसी भी नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज ये चैप्टर में हम लोग सारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स को ही मोस्टली सॉल्व करने वाले हैं। तो जंक्शन पॉइंट क्या होता है,
जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेस या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, दैट इज़ द जंक्शन पॉइंट। उसके बाद में होता है आपका लूप। क्या होता है? तो लूप इज़ नथिंग बट ए क्लोज पाथ ऑन दैट गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक नेटवर्क। और उसके बाद में तीसरा कौन सा था हमारे पास? द नंबर 3 वॉज द ब्रांच। ब्रांच क्या होता है? तो ब्रांच इज़ द नेटवर्क और द सेक्शन बिटवीन टू जंक्शन पॉइंट्स। और इस सेक्शन में कुछ भी हो सकता है, लाइक यहाँ पर रजिस्टर लगा दिया है R5 जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर कैपेसिटर भी हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट यूज टू सॉल्व या फिर टू क्रिएट एनी इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक नेटवर्क। नंबर फर्स्ट लॉ टू सॉल्व सच नेटवर्क इज किरचॉफ्स करंट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, अगर सपोज हमारे पास एक जंक्शन पॉइंट है, सपोज दिस इज द करंट I1, this is current I2, this is current I3, this is the current I4 and this is current I5। अब देखोगे तो यहाँ पर अलग अलग 5 डायरेक्शन से करंट आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं किसी जंक्शन पॉइंट जिसका नाम हम लोग बी ही कंसिडर करते हैं। पॉइंट बी क्या है? तो जंक्शन पॉइंट है। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ, द टोटल करंट अराइविंग एट द जंक्शन इज इक्वल्स टू द टोटल करंट लिविंग द जंक्शन। मतलब कि जंक्शन के ऊपर जितनी ब्रांचेस से करंट आ रहा है, जैसे यहाँ पर देखोगे I1 हो गया, उसके बाद में I5 हो गया और उसके बाद में आपका I3, ये 3 करंट जो है अलग अलग डायरेक्शन से अराइविंग है जंक्शन पॉइंट बी के ऊपर। और I2 करंट हो गया, उसके बाद में I4 करंट हो गया। दीज आर द करंट्स लीविंग द जंक्शन। ओके, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, द सम ऑफ द करंट्स अराइविंग एट द जंक्शन इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन। अगर इसको हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं या फिर सिंपल एडिशन लिख सकते हैं, लाइक I1 प्लस I5 प्लस I3 इज इक्वल टू, ये तो हुए सम ऑफ द करंट्स अराइविंग एट जंक्शन इज इक्वल्स टू सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन। कौन से हैं? तो I2 प्लस I4। सो दिस इज द सिंपल बेसिक, दिस इज द सिंपल लॉजिक फॉर दिस किरचॉफ्स करंट लॉ, जहाँ पर क्या हम लोग समझ सकते हैं किसी भी जंक्शन पॉइंट के ऊपर द सम ऑफ द अराइविंग करंट्स इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द लीविंग करंट्स। लाइक अगर यहाँ पर I1, I5, I3 आर द करंट्स अराइविंग द जंक्शन, I2 and I4 are the currents leaving the junction. तो according to KCL, this is the I1 plus I5 plus I3 equals to I2 plus I4। या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि total current at the junction is always zero. Sum of the total current is always zero, like I1 plus I5 plus I3 plus, अब ये प्लस तो नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे, बिकॉज ये जो इक्वेशन है इसका राइट साइड वाले सभी टर्म हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस I2 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। मतलब कि जितने करंट आ रहे हैं उतना ही करंट वहाँ से निकलेगा। दैट इज सिंपल किरचॉफ्स करंट लॉ। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है आपके पास। सपोज अब यहाँ पर देखोगे तो आपके पास 2 जंक्शन पॉइंट्स हैं। कौन से 2 जंक्शन पॉइंट है? तो पॉइंट A और पॉइंट B। तो सम ऑफ द करंट अराइविंग एट जंक्शन इज इक्वल्स टू सम ऑफ द करंट लीविंग एट जंक्शन। तो यहाँ पर करंट कितना आ रहा है? सपोज I1, उसका वैल्यू हम लोग कंसिडर करते हैं 20 एम्पियर्स। उसके बाद में I2 जो वहाँ से निकल रहा है उसकी वैल्यू कंसिडर करते हैं 2 एम्पियर्स। तो फिर हम लोग पॉइंट A की बात करें तो वहाँ पर एक करंट है I1 जो अराइविंग है इज इक्वल्स टू, वहाँ से 2 करंट्स निकल रहे हैं, दैट इज़ I2 प्लस I3। अब हमें I3 पता नहीं है बट हम लोग I3 फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल है, टोटल करंट अराइविंग एट जंक्शन A इज I1 इज इक्वल्स टू सम ऑफ द करंट्स लीविंग द जंक्शन A। अराइविंग कौन था? I1, लीविंग कौन है? I2 और I3। सो I1 का वैल्यू हमारे पास है कितना है? 20 इक्वल्स टू I2 कितना है? 2 प्लस I3 हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर कितना बनेगा? फिर यहाँ पर सिंपल 20 माइनस 2 अगर देखोगे तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा I3 इज इक्वल टू 18 एम्पियर। अब ये I3 क्या होगा? I3 इज़ द नाउ इनकमिंग करंट एट जंक्शन B। ठीक है,
I3 क्या है, इस B जंक्शन के ऊपर वो करंट अराइविंग है। अब पॉइंट B के ऊपर दो करंट्स अराइविंग है, एक I3 और उधर से I4 भी वहाँ पर अराइविंग है, और यहाँ पर लीविंग कौन है, तो I5। तो एट जंक्शन B की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर टोटल करंट अराइविंग इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग, KCL का इक्वेशन अप्लाई करें तो यहाँ पर अराइविंग दो है, दैट इज I3 प्लस I4 इज इक्वल्स टू टोटल करंट लीविंग, दैट इज I5। तो I3 का वैल्यू अभी कैलकुलेट किया था हमने, इट इज़ 18 प्लस I4 कितना दिया है हमारे पास, सपोज I4 है वहाँ पर 3 एम्पियर, I4 कितना दिया है हमें, 3 एम्पियर दिया है। तो I3 दैट इज 18 प्लस I4 कितना है 3, दैट विल बी द टोटल करंट पासिंग थ्रू द ब्रांच या फिर पासिंग थ्रू द सेक्शन, दैट इज I5 कितना होगा फिर, I5 विल बी 18 प्लस 3 दैट इज 21 एम्पियर। दैट इज द सिंपल एग्जाम्पल फॉर द टोटल करंट्स एट द जंक्शंस बाय यूजिंग द KCL। नेक्स्ट पॉइंट अभी हम लोग देखने वाले हैं कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता क्या है, KVL क्या होता है, वो हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। सो लेट्स गो फॉर द KVL। तो उसके लिए फिर से वही डायग्राम हम लोग यूज़ करेंगे जो हमारे पास था। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, हमारा कौन सा टॉपिक है, दैट इज KVL, दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, जैसे किरचॉफ करंट लॉ था वो किसी जंक्शन के ऊपर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ पूरे सर्किट के ऊपर अप्लाई होगा। और अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इट इज़ द समेशन ऑफ टोटल voltages across the resistors in a network plus the EMF of the batteries in the network is equal to 0. This is the basic statement of this Kirchhoff voltage law। मतलब कि जितने भी वोल्टेजेस हैं, जितने रेजिस्टर्स होंगे, उन रेजिस्टर्स के अक्रॉस जितने वोल्टेजेस है, लाइक यहाँ पर आप देखोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर रेजिस्टर है आपके पास, यहाँ पर फर्स्ट रेजिस्टर है R1, तो इसके अक्रॉस सपोज आपके पास वोल्टेज है V1। इफ दिस इज द सेकेंड रेजिस्टर R2, इसके अक्रॉस वोल्टेज है V2। इफ दिस इज द रेजिस्टर R5, उसके अक्रॉस वोल्टेज होगा सपोज V5। इफ दिस इज द रेजिस्टर R3, इसके अक्रॉस वोल्टेज V3। एंड इफ दिस इज द रेजिस्टर R4, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज बनेगा सपोज वो है R4। आपके पास दो बैटरीज है, यहाँ पर ε2 इसका EMF दिया है एंड द EMF हियर इज ε1। अब हमें V इज इक्वल्स टू IR तो पहले से पता है, ठीक है, V इज इक्वल्स टू IR, ये ओम्स लॉ हमारे पास था और हम लोगों ने इसके ऊपर प्रॉब्लम भी सॉल्व किया, दैट इज वोल्टेज इज द करंट इनटू रेजिस्टेंस। वोल्टेज क्या होता है या फिर पोटेंशियल क्या होता है, हमें पता है कि इट इज़ द वर्क डन या फिर द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट कूलम्ब ऑफ चार्ज या फिर पर यूनिट चार्ज, ये वोल्टेज होता है। मतलब कि सिंपल सी बात करें, अगर ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव से पूरा एक लूप कंप्लीट कर दें, जैसे ये लूप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जाने के लिए एक कूलम्ब चार्ज या फिर एक चार्ज को मूव करने के लिए कितना एनर्जी लगेगा, इट इज़ द वोल्टेज, इट इज़ द वोल्टेज। ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल थ्रू आउट द नेटवर्क जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज लगेगा, दैट इज सिंपल वोल्टेज या फिर इलेक्ट्रिक वोल्टेज या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। सो ये तो हो गया समेशन IR वाला टर्म, मतलब कि जितने रजिस्टर्स हैं उतने वोल्टेजेस आ गए, लाइक यहाँ पर बनेगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5। अब ये प्लस और माइनस साइन डिपेंड करता है कि आपका लूप कौन सी डायरेक्शन में है, बिकॉज हम लोग इसको डायरेक्टली प्लस तो नहीं लिख सकते, बट समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेजेस प्लस। अब यहाँ पर EMF कितने EMF है वहाँ पर, तो ε1 प्लस ε2। अब EMF क्या होता है, EMF को समझते हैं थोड़ा सा। तो EMF क्या होता है, इट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज इट इज़ ऑल्सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज़ ऑल्सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द 1 कूलम्ब या फिर अमाउंट ऑफ चार्ज। बट कहाँ से कहाँ पर, ये जो बैटरी है इसके टर्मिनल के अक्रॉस जाने के लिए जो एनर्जी लगता है चार्जेस को, दैट इज़ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है और ये नेगेटिव टर्मिनल दिख रहा है, यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए जो एनर्जी लगता है उन चार्जेस को, दैट इज़ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
और जो टर्मिनल है पॉजिटिव नेगेटिव उसको लूप के ज़रिए, मतलब ये बाहर का सेक्शन पूरा कंप्लीट करके यहाँ पर जो वापस आने को लगता है वो वोल्टेज होता है, और जो अंदर होता है टर्मिनल के बिटवीन होता है वहाँ पर जो एनर्जी चाहिए दैट इज़ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एप्सिलॉन। ये चीज़ें ध्यान में रखना, दैट इज़ द वोल्टेज एंड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस दैट इज़ ईएमएफ। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस एंड द ईएमएफ ऑफ द बैटरीज विल बी ज़ीरो। अब कैसे, तो इसके लिए नेटवर्क या फिर हमें ब्रांचेस या फिर लूप पहले डिफाइन करने होते हैं, उसके बाद में हम लोग ये इक्वेशंस लिख सकते हैं। ऐसा डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर नहीं लिख सकते, इसको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है आपके। तो ये वाले डायग्राम को ही हम लोग सॉल्व करते हैं फिर से, और इसको यूज़ करेंगे टू अंडरस्टैंड दिस केवीएल प्रॉपरली। सो केवीएल अगर हम लोग को सॉल्व करना है तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, लूप डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, लूप डिफाइन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि लूप कंसिडर करते हैं। अब लूप क्या होता है, इस लेक्चर के इनिशियल सेक्शन में ही हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर हम लोग एक क्लोज पाथ कंसिडर करते हैं, ए बी एफ जी और ए। दिस इज द क्लोज लूप। यहाँ पर एक लूप हम लोगों ने डिफाइन किया, यहाँ पर एक पाथ लिया है। अब इस पाथ के अक्रॉस हमारे पास है रेजिस्टर्स, कौन से हैं, तो R1 है, R5 है और R3 है। ये 3 रेजिस्टर्स हमें दिखाई देते हैं इस लूप में। ठीक है, अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेजेस होंगे वो सपोज है V1, उसके बाद में है V5 और उसके बाद में है V3। हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, अब सपोज R1 से हमारे पास दिया हुआ है करंट कितना है, I1 निकला है। V5 के ज़रिए हमारे पास करंट कितना है, सपोज हमारे पास है I3 करंट है। और V3 से R3 रेजिस्टर से कितना करंट निकल रहा है, सपोज वो है I1। ये सारी चीज़ें इस डायग्राम में ही आपको दिखाई दे रही है। व्हाट इज़ दिस, R1 रेजिस्टर से वोल्टेज कितना है, सपोज V1, और उधर से करंट कितना पास हो रहा है, I1। R5 रेजिस्टेंस से वोल्टेज कितना है, इट इज़ V5, और उसका करंट कितना है, सपोज I3 है। उसके बाद में आपका R3 रेजिस्टर दिखता है, उसमें वोल्टेज है सपोज V3, और वहाँ से करंट कितना पास कर रहा है, फिर से I1। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ के हिसाब से ये लूप तो आपने डिफाइन कर लिया। अभी आपको यहाँ पर जो वोल्टेजेस है इसका साइन प्लस या माइनस डिफाइन करना होता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ लूप, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ लूप, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ लूप। अब अगर आपने लूप का डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में रखा है, मतलब कि अगर आपने लूप का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल रखा है, तो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर्स विल बी कंसिडर्ड नेगेटिव। ठीक है, वोल्टेज क्या हो जाएंगे वहाँ पर नेगेटिव कंसिडर करने। कब, जब आपने लूप का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव कंसिडर किया है, तब वोल्टेज होगा नेगेटिव, और जो ईएमएफ होगा दैट ईएमएफ विल बी पॉजिटिव। ये हमेशा ध्यान में रखना। ये हो गया फर्स्ट सेक्शन। अब इसके उल्टा चलते हैं। अगर आपने लूप का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ पर रखा है, सपोज आपने लूप कंसिडर किया है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, उस केस में वोल्टेज हो जाएंगे पॉजिटिव, एंड जो ईएमएफ है वो क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। सो दिस इज बेसिकली आइडियोलॉजी फॉर दिस किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जो आप लूप डिफाइन करोगे वहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव साइन आने वाले हैं। अब उसको सॉल्व करना है आपको, तो आपको लूप का डायरेक्शन डिफाइन करना होता है। अगर आपने लूप का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है, जैसे यहाँ पर देखोगे जो ये लूप का डायरेक्शन है इट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ये वाला लूप जो हमने कंसिडर किया है। तो इस लूप दिस इज द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये वाले केस में वोल्टेजेस हो गए नेगेटिव और ईएमएफ होगा पॉजिटिव। तो फॉर दिस लूप ए बी एफ जी ए हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं लाइक -V1 -V5 -V3 plus epsilon 1 is equal to 0. This is the equation for the first loop according to Kirchhoff voltage law. Why these voltages are taken negative? Because we are considering
पहला वाला सेक्शन कौन सा, हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ लूप कंसिडर किया है, पॉजिटिव से नेगेटिव कंसिडर किया है, उस केस में वोल्टेजेस हो जाएगा नेगेटिव और आपका ईएमएफ हो जाएगा पॉजिटिव। सो -V1 -V5 -V3 प्लस ε1 इक्वल्स टू 0। सपोज यहाँ पर हम लोग लूप कंसिडर करेंगे। अभी कौन सा लूप होगा हमारे पास, हम लोग कंसिडर करते हैं CBFDC। CBFDC अगर आप लूप देखोगे वो भी हम लोगों ने कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में ही लेके रखा है, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही आ रहा है वहाँ पर। अब वहाँ पर हमारे पास रेजिस्टर्स कौन से हैं, तो हमारे पास है R2 रजिस्टर, उसके बाद में है R5 रजिस्टर और उसके बाद में है आपका R4 रजिस्टर, ठीक है। हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं। सो बस R2 से है हमारे पास करंट I2, उसके बाद में है दिस इज करंट I2। R5 से करंट है हमारे पास I3 दिया हुआ है और R4 से हमारे पास करंट वापस आएगा I2। ये सब नेटवर्क में आपके पास दिया है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, तो R2 से हम लोग कंसिडर करते हैं वोल्टेज सपोज V2, यहाँ से वोल्टेज है आपके पास सपोज V5, वहाँ पर V5 ही कंसिडर किया है और वहाँ पर R4 से है आपका V4। अब यहाँ पर जो बैटरी कनेक्ट किया है उसका EMF कितना है आपका, वो है ε2, ठीक है। तो यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे, फिर से आपका डायरेक्शन ऑफ लूप इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, तो इसीलिए यहाँ पर वोल्टेजेस हो जाएंगे नेगेटिव और आपका EMF हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -V2 -V5 -V4 प्लस आपका ε2 इक्वल टू 0। इस तरह से होता है आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जहाँ पर आपको डायरेक्शन ऑफ लूप इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपका डायरेक्शन ऑफ लूप आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होता है तो सिंपल सा लॉजिक ध्यान में रखना है। अगर आपको इसको अगर लिखना है तो लिख लो आप, ठीक है। आप रिवाइंड कर सकते हो और आपको जो भी लिखना है आप उससे नोट डाउन कर सकते हो। बेसिक सा फंडा ये है किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि सम ऑफ द total currents, that is some current total voltages across the resistors plus EMF of the batteries in that network is 0। फर्स्ट थिंग ये ध्यान में रखना है आपको ये स्टेटमेंट। सेकंड चीज़ क्या है KVL के लिए, अगर डायरेक्शन ऑफ लूप, अगर आपको लूप कहाँ से है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से नेगेटिव की तरफ है, उस केस में आपका वोल्टेज क्या कंसिडर करना है आपको, वोल्टेज V ये हो जाएगा नेगेटिव। और वही अगर आपका लूप नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से पॉजिटिव की तरफ है तो ये वही वोल्टेज आपका क्या बन जाएगा, उस केस में पॉजिटिव। ये तो हो गया वोल्टेजेस की बात। वही लूप में अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो उस केस में EMF क्या कंसिडर करना है आपको, वोल्टेज नेगेटिव हो गया तो EMF कंसिडर करना है पॉजिटिव। और डायरेक्शन ऑफ लूप अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो आपका EMF क्या हो जाएगा उस केस में, जबकि आपका ये वाले केस में जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो वोल्टेज क्या हो जाता है पॉजिटिव, तो EMF जो एप्सिलॉन दिखाता है वो कितना हो जाएगा नेगेटिव। तो इसका नेट समेशन आपका हो जाएगा 0। तो यहाँ से आप वोल्टेजेस को डिफाइन कर सकते हो। आप वोल्टेज को फॉर्मूला V=IR यूज़ कर सकते हो और वहाँ पर अननोन रेजिस्टर या फिर अमाउंट ऑफ करंट हम लोग निकाल सकते हैं। ये हम लोग देखेंगे किसी न्यूमेरिकल के ज़रिए। यहाँ पर सिर्फ इतना ही अभी आपको ध्यान में रखना है, दैट इज़ व्हाट द किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जो हम लोग किसी नेटवर्क के ऊपर अप्लाई करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, ये हम लोग फटाफट रिवाइंड कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, तो KCL दैट इज़ किरचॉफ करंट लॉ। ये क्या कहता है कि सम ऑफ द अराइविंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट। बट ये तभी है जब वो किसी जंक्शन पे आ रहा है। जाहिर सी बात है जंक्शन पे ये सारी चीज़ें होने वाली है। आप KCL किसी जंक्शन पॉइंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो अराइविंग करंट्स हैं उसको आपको पॉजिटिव कंसिडर करना है और जो लीविंग करंट है, मतलब ये इनकमिंग हो गया
पॉजिटिव करंट इनकमिंग कंसिडर करने हैं आपको, और जो आउटगोइंग करंट्स हैं उसको कंसिडर करना है आपको नेगेटिव. सो दैट इज व्हाट द KCL एंड KVL.